धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Gaurji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज प्रसून जी, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आती जा रही हैं जैसे जैसे ये अटैक के बाद में चीजें बदल रही हैं। सबसे पहला है कि खमेनी जूनियर, जो खमेनी के बेटे हैं, उनको फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। बीच में बहुत सारे जनरल्स के नाम, IRGC के शाह का नाम, और इस तरीके के कई और भी, जो US भी बिठाना चाहता था, इजराइल अपनी तरफ से वोट कर रहा था कुछ लोगों के लिए, उनके लिए समा बांधने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी का नाम अभी एटलीस्ट बैकग्राउंड में चला गया, बिकॉज द नेक्स्ट लीडर इज ऑलरेडी अपॉइंटेड। बट मेरे को आज अचंभा इस बात पे हो रहा है, अरे ईरान में शुरू हो रही है लड़ाई, शिया सुन्नीस की लड़ाई है, US, इजराइल एंड ईरान की लड़ाई है, ये कश्मीर से लेके लखनऊ तक कौन सा ज्ञान चल रहा है। और आज मैंने सुना है कि आज काले रंग की साड़ी पहनने वाली है अरफा खानम, राना अयूब, वो रुदाली एक मूवी आई थी, शायद आपने देखी होगी, अगर आपको याद होगा। तो मैंने सुना है रुदाली वाला मेकअप और गेटअप पूरा तैयार किया जा रहा है। पंकज जी, ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, मैं सीधे पॉइंट से शुरू करता हूं। भारत में बहुत कम लोगों को यह पता हुआ कि हमारे कश्मीर में जो आतंकवाद फैला, उस आतंकवादियों को रेडिकलाइज करने के लिए जो साहित्य बनकर आते थे, वो ईरान में छपते थे। विथ खमनई का पूरा सपोर्ट था। 90s में जो भी उस वक्त के जो रक्षा डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, उनसे पूछेगा, वो ईरान में छप के आते थे रेडिकलाइज करने के लिए। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए थे, और पहलगाम अटैक के पहले हमास के लोग आए थे ट्रेनिंग देने आतंकियों को POK में। हमास का मतलब क्या? हमास का मतलब कि वो ईरान का ही है, वो प्रॉक्सी है। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि ईरान चूंकि भारत को सस्ता तेल देता था तो इसलिए हमारा दोस्त है, या फिर चाबहार पोर्ट दे दिया इसलिए दोस्त है। इन्हीं दो वजहों से दोस्त मानते हैं ना। ईरान पे दुनिया के अधिकांश देशों ने सैंक्शन लगा के रखा था। अगर भारत को वो आधे दाम पे या सस्ता कच्चा तेल नहीं देता तो उसके बदले भारत अनाज देता था, जिससे वो खाता था और सरवाइव करता था। वो दोस्ती के नाते नहीं देता था, उसकी मजबूरियां थी। और रही चाबहार पोर्ट की, तो चाबहार पोर्ट इसलिए इंडिया को दिया ताकि उसका इंटरनेशनल आइसोलेशन खत्म हो। और जब खमनई नहीं भी थे, जब शाह रजा पहलवी या उससे पहले भी जो शासक थे, इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा था, हमेशा से ईरान का रहा है। इसलिए यह मत समझिए कि खामनई आए इसलिए अच्छा रिलेशन है, खामनई आए इसलिए हमारा रिलेशन खराब हुआ। मैंने आपको 2020 का एक ट्वीट भेजा है। हमारे देश में उस वक्त क्या था कि CA NRC को लेके कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे। वो आदमी क्या ट्वीट कर रहा है कि अगर भारत मुस्लिम देशों का आइसोलेशन खत्म करना चाहता है तो भारत के लोगों को हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। ये खमनई का ट्वीट है, ये नहीं जो एक और मैंने भेजा। ये ऐसी उसकी फितरत थी इंडिया को लेकर। और फिर अपने यहां बहुत सारे ऐसे लोग इसलिए मेल डाउन कर रहे हैं कि हां, ये वाला
अपने यहां बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि शिया मारा गया है या ईरान का सुप्रीम कमांडर मारा गया है, इसलिए हमें मातम मनाना चाहिए। अब मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आपको बताता हूं गायत्री जी, कि ईरान किन देशों पर हमला कर रहा है, चाहे वो बहरीन हो या कतर हो या सऊदी हो या यूएई हो। ये वो देश हैं जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। लाखों की संख्या में इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स वो नौकरी कर रहे हैं, बहरीन में कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, सऊदी में कर रहे हैं, ये सारे देशों में। और हमारे यहां के जो अभी जो मुसलमान है वो ये मना रहे हैं कि ईरान और मिसाइल मारे। जिस कतर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है वो चाह रहे हैं कि कतर पे जाकर मिसाइल गिरा दे। इंडियंस जो सऊदी में रह रहे हैं या जो यूएई में रह रहे हैं वो यहां कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ईरान जाके मिसाइल गिरा दे। ये बेवकूफी की इंतहा है। अपने यहां जिसका आपने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेता, वो काली साड़ी और ये सब वाले का, ये सारे के सारे ये सब देखिएगा सुन्नी अशराफ है। और वैसे तो इन लोगों का स्पिरिचुअल गुरु होता है सऊदी अरब, लेकिन क्योंकि अभी क्या है, सऊदी इन लोग, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, अभी उसके प्रति प्यार नहीं उमड़ रहा है। क्योंकि ईरान और इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है ईरान पे, इसलिए इनका मुस्लिम प्रेम ज्यादा प्रोमिनेंट है सुन्नी प्रेम से ज्यादा, इसलिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे इन लोगों को अरब के कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं, वो वहां क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अब बताइए गायत्री जी कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57। इन 57 कंट्रीज में से कितने कंट्री ने ईरान को सपोर्ट किया है? आउट ऑफ 57, चलिए एक उसमें से ईरान खुद है। 56 कंट्रीज में से कितने कंट्री ने ईरान को सपोर्ट किया है? नॉट इवन सिंगल। एक भी 56 देशों में एक भी मुस्लिम देश ने ईरान को सपोर्ट नहीं किया है। और हमारे यहां छोटा पैजामा लंबा कुर्ता वाले पैजामा से बाहर हुए जा रहे हैं कि हाय हाय मेरा खामनेई मारा गया। यह है इनका बुद्धि का स्तर। कश्मीर में अपने ही एसेट्स को आप जला रहे हो, मातम मना रहे हो। एक क्षण के लिए तो मैं मान भी लूं कि चलो शियाओं का एक कोई धर्मगुरु था जो कि मारा गया, वो अपने घर में थोड़ा बहुत शोक मनाते हैं। ये सुन्नी क्यों पागल हुए जा रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं से नफरत है और यहां इनका कंपटीटर हिंदू है, और कोई कारण नहीं। नहीं तो 6-6 सुन्नी देशों पर यह अटैक कर रहा है ईरान। यह सुन्नी क्या होना चाहिए था कि ईरान के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं है। अब आते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में यूएन का जो हेडक्वार्टर नहीं कहेंगे, उसका जो ऑफिस था उसको ब्लास्ट से उड़ा दिया है। यूएन का गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं, यूएस काउंसिलेट नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू एक इलाका है। ये ब्रेकिंग न्यूज में था, अभी मेरे पास आया इसलिए मैं बता रहा हूं। गिलगिट बाल्टिस्तान के जो यूएन का जो ऑफिस था उसको इन लोगों ने, बेवकूफों ने धमाके से उड़ा दिया। अब उसका यूएस या इजराइल से कोई मतलब नहीं, पर कर दिया ऐसा। इसके अलावा लाहौर में यूएस काउंसिलेट पर हमला किया, कराची में यूएस काउंसिलेट पर हमला किया, और इन शेख चिल्लियों को पता नहीं कि इनका खुद का जो फील्ड मार्शल है वो इजराइल की तरफ से लड़ रहा है गाजा में। मतलब बेवकूफी का अगर कंपटीशन हो ना, तो ये रेस में नंबर 1 रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कैसे, कि देखिए एक पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग गाजा में लड़ रहे हैं इजराइल की तरफ से। पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग सऊदी में भेजे गए हैं सऊदी अरब की तरफ से लड़ने के लिए, वो यूएई के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब ईरान सऊदी पे मिसाइल मार रहा है तो यहां के लोग ईरान के तरफ है। पाकिस्तान किसके तरफ है, वहां की आर्मी किसके तरफ है, वो देश किसके तरफ है, किसी को नहीं पता आज की तारीख में। यह है वहां की स्थिति। आप जब ये अगर आप देखिएगा एक एक करके, तो वहां भी सेक्शंस हैं। जैसे कि जहां शिया बहुल है वो यूएस काउंसिलेट पर हमला कर रहे हैं,
जो सुन्नी है वो सऊदी की तरफ से हैं, जो आर्मी है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हैं, नेता हैं वो किसी के तरफ से नहीं है, वो अपनी तरफ से हैं। उनको चाहिए पैसा, जो पैसा देगा उसके लिए। अब मैं देख रहा था वहां पे कि ईरान इस्तेमाल कर रहा है चाइनीज ड्रोन्स। ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहां पाए जा रहे हैं स्टारलिंक के रिसीवर और डिकोडर जो कि पाकिस्तान के रास्ते से जा रहे हैं। मतलब जो कहा जाता है ना, ये पाकिस्तान जो हीरा मंडी, इसे कोई भी खरीद सकता है। ये हाल है इनका। पूछे किसी पाकिस्तानी को कि तुम किसके तरफ हो, तो वो कहेगा कि जो सुन्नी है वो सऊदी की तरफ है, जो शिया है ईरान की तरफ है, आर्मी है इजराइल की तरफ और अमेरिका की तरफ है, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चाइना की तरफ है। ये हाल है उस देश का। बताइए मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं मतलब कि जी, अरब के मुसलमानों से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि सबसे ज्यादा जाहिल अगर कहीं के मुसलमान है तो भारत और पाकिस्तान के। एक तो इनको अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं कि ये कौन है। जो उसमें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक पसमानदा, एक अशराफ। जो अशराफ है उसमें भी तीन तरह के लोग मिलेंगे। अशराफों में कुछ कहेंगे कि हम ईरान हमारे पूर्वज थे, हम ईरान से आए हैं, जैसे हमीद अंसारी के टाइप। कुछ ये कहेंगे कि हमारे पूर्वज जो थे हमारा ब्लड टर्किश ब्लड है। और कुछ लोग कहेंगे कि हम, मतलब इनको पता ही नहीं है ना कि ये कौन है। और जब इनका डीएनए टेस्ट कीजिएगा तो इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे बाल बच्चे नजर आएंगे। ये इनका हाल है जी। तो एक तरफ कराची में यूएस काउंसुलेट के ऊपर अटैक किया गया है, दूसरी तरफ यूएन ऑफिस स्कर्डू में अटैक हो गया है। तो एक मतलब होना चाहिए लाहौर में भी, लाहौर में भी। ये पाकिस्तान में कहां से स्पिल ओवर हुआ? नहीं, पाकिस्तान में ये जो यूएस काउंसुलेट और ये सब जो अटैक कर रही है शिया लोग हैं। और हुआ क्या है, कराची में बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हुआ है। ये शिया प्रोटेस्ट कर रहे थे और यूएस काउंसुलेट में घुसने लगे। पाकिस्तानी फौज ने, वहां की पुलिस ने इन्हें कुछ नहीं किया। अमेरिकन मरीन फोर्सेस जो हैं उन्होंने गोली चलाई है, जिसमें ये 8-10 लोग मारे गए। पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिकन मरीन फोर्सेस गोली चला रही है, पाकिस्तानी नागरिकों को मार रही है, और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल एक रिएक्शन तक नहीं है ना कमाल का देश। अगर किसी भी देश में जाके घुस के अगर कोई अमेरिकन कमांडोज किसी को गोली चला दें, सपोज ये मान लीजिए कि इंडिया में चला दिया, किसी भी दूसरे देश में अमेरिकन कमांडो इस तरह गोलीबारी कर दें भीड़ पे, तो क्या रिपरकशंस होंगे उसके। लेकिन पाकिस्तान में सब चंगासी, मर गए, आम लोगों को मरने से क्या फर्क पड़ता है। 10 ही तो मरे हैं, एक रिस्पॉन्स नहीं है। आज मैं एक वहां पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नजम सेठी उनका नाम। तो ये मैं ईरान वाले वगैरह पर देख रहा था तो उनका एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिला। वीडियो ये है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ जंग छिड़ा हुआ है, बगल में ईरान में जंग छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है पता है कि पीपीपी और पीटीआई मिलकर सरकार बनाने वाली है और शहबाज शरीफ को किनारे करने वाले। देखिए जाके हेडलाइन से, वहां जो बिलावल भुट्टो की पार्टी और इमरान खान की पार्टी मिलकर सरकार बनाने वाली। मतलब फिश मार्केट में भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती होगी, थोड़ा सा सिस्टम बिल्कुल होता होगा, वो भी नहीं है। ये मतलब कि अब जिन लोगों को खुद के बारे में नहीं पता, कल तक यही लोग पाकिस्तानी लोग कह रहे थे, अपने मिसाइलों के नाम गजनी गौरी रख रहे थे। आज वही पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं ये गजनी गौरी तो अफगानी थे, हम लोग तो पाकिस्तानी हैं। अब अफगानिस्तान से झगड़ा हुआ ना इनका, मतलब अब उन्हें भी डिनाउंस कर दिया। पहले इंडियंस को डिनाउंस किया था, उनको भी वो कर दिया, बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और कल मैं देख रहा था, एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो क्या कह रहे थे पता है कि अफगानियों ने सबसे ज्यादा कत्लो गारत तो मचाया लाहौर के आसपास। वो जो आते थे आक्रमणकारी, गौरी हो, गजनी हो, ये क्या चंगेज खान वगैरह हो, वो मारना तो शुरू करते थे ये लाहौरियों को, ज्यादा पंजाबियों को और सिंधियों को। तो अफगानिस्तान, जो अफगानों ने या ईरानी ने जो भी उधर से आए हैं, मारा इनको। हमारे पास तो दिल्ली जैसे ये सिंधु नदी क्रॉस करके तो बाद में पहुंचते थे, तो जिनसे मार खाया उनको अब्बा बना लिया इन लोगों ने। और उन्हीं के नाम पे सारे नंबर अपडेट करती हूँ, 32 मारे गए हैं
यूएस मरीन्स ने 32 पाकिस्तानियों को मार दिया फायरिंग में। सोचिए, एक तरह से नरसंहार हो गया, और कराची जैसे शहर में हुआ है, वीआईपी एरिया में हुआ है, यूएस कॉन्सुलेट का जहां दफ्तर है वहां पे। ये उसी तरह है कि जैसे कि अगर बिजनेस कैपिटल मान ले कराची को पाकिस्तान का, तो मुंबई में जो पॉश एरिया है वहां पे गोलीबारी हुई है, नरसंहार हुआ है, 32 लोग मारे गए हैं, घायलों का कोई ठिकाना नहीं। और उस देश में जाके वहां की मीडिया चेक कीजिए, रिएक्शन नहीं, क्योंकि अमेरिका ने मारा है ना, बोल कैसे सकते हैं, दम तो है नहीं। इसको शुद्ध भाषा में शास्त्रों में इसे ही आत्मसम्मान गिरवी रखना कहा गया है। बट एक बात बताइए, थोड़ी बहुत भी इज्जत होती है, बेगैरत लोग हैं। ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, जी। यूएस का वॉर चल रहा है, आप लोगों को बीच में कूदने की क्या जरूरत है? आप उनके कॉन्सुलेट भाई क्योंकि बाय लॉ आई एम श्योर लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स नो इट कि जब एक एम्बेसी या काउंसुलेट होता है तो जी। उस पे जो हक होता है, उस जमीन के ऊपर हक होता है, टिल द टाइम दे डोंट वेकेट इट, वो उस कंट्री का होता है। आप उस काउंसुलेट के अंदर घुसकर मार धाड़ तोड़ फोड़ मचा रहे हो, ऑब्वियसली दे विल बी थ्रेटेंड। वो तो थ्रेटन के नाम पे ही गोलियां चला देते हैं कि भाई किसी वहां के ऑफिशियल को, एम्बेसी ऑफिशियल को चोट ना लग जाए, और इसी डर में 32 लोग तो निपट गए, बिल्कुल। इनके 72। अच्छा, 72 हुरों का हाफ पहुंचा है पर जी। अभी अभी हम कह रहे हैं कि इन जाहिलों को यह भी नहीं पता है कि डिप्लोमेटिक एरिया क्या होता है। ये तो सोचते हैं भीड़, ये गए थे बिरयानी लूटने, वैसे भी यहां लूटने चले गए भीड़ भाड़ लगा के। मैं इस मामले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश, इन मुसलमानों को दुनिया भर के मुसलमानों से अलग मानता हूं, क्योंकि अब पता नहीं इनका क्या आईक्यू लेवल है, उस बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लोग बेफिजूल, बिना मतलब के, न लेना न देना, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मरते रहते हैं। आज दिल किया कि चलो आज कुछ मरते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, और चले गए। लड़ाई हो रही है, अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ, तुम्हारा कुछ लेना देना है नहीं। तुम अपने अफगानियों को समझो ना, तालिबान को जिसके साथ लड़ रहे हो, अपना सेना मर रहा है अफगान बॉर्डर पे, उसकी चिंता छोड़ के ये खामनेई की चिंता में डूबे हुए हैं, और 32 चले गए। ये हाल है इनका। अपने यहां भी जो भारत है, यहां जाके पूछिए। जी जी। पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी कुछ लोग पागल हुए हैं, देखिए लखनऊ में लखनऊ में का मतलब, जो और भी बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस आ रही है वहां की, लखनऊ में क्या सेंस बनता है करने का? नहीं, लखनऊ में ये शिया लोग हैं, शिया आबादी है, और इनका कहना है कि इनके सबसे बड़े धर्मगुरु थे वो, और वो मारे गए हैं, तो उस वजह से ये सब आए हैं। हाँ, इनके साथ साथ मुसलमानों की एकता दिखाने के नाम पे कुछ सुन्नी भी घुस आए हैं उनमें। इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, लड़ाई क्या है, आखिर क्यों कोई मुस्लिम देश ईरान का साथ नहीं दे रहा है, आखिर क्यों 6-6 मुस्लिम देशों पर बम बरसा, इन सबसे मतलब नहीं है। नहीं मरा, मुस्लिम नाम लगता है, मातम मनाना है, सब आ जाओ, यही बस, इतना ही इनको पता है। जबकि इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि जिन देशों को ईरान मार रहा है, सारे ये लोग वहीं तो कमाने जाते हैं, केरल से लेके बंगाल के, केरला में बहुत जाते हैं वो, गल्फ कंट्रीज में कहां जाते हैं? उन्हीं देशों में ना जहां पे ईरान हमला कर रहा है। या फिर ये सारे जो यहां लखनऊ के मुसलमान, जाके पूछे कहां जाते हैं। इनको ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन कर रहे हैं उल्टा। अब इसलिए मैं इनको सीधे एक ही शब्द कहता हूं, ये जाहिल, और कुछ नहीं। इनको इमोशनल फूल्स हैं, अपने देश की पड़ी नहीं। आज मैं बहुत जगह देख रहा था, और मैं ये दिल से मानता हूं कि इंडिया के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनसे ज्यादा लकी कोई है ही नहीं। क्योंकि जब सारे देशों में अफरा तफरी, तूफान, लड़ाई झगड़ा सब कुछ मचा हुआ है, इंडिया में सबसे ज्यादा शांति से कमा खा रहे हैं और विकास कर रहे हैं। इनकी जेब में सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इंडिया डेवलप कर रहा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर इनसे इनको संतोष नहीं। आ गए रोड पे बिना किसी काम के। देखिए, एक डैश होता है जिसको मजा तभी आता है जब वो कीचड़ में लिपट जाता है, जब वो कीचड़ में बिल्कुल 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 गंद मचा लेता है और खुद उसी में, तो ये उसी कैटेगरी के आते हैं। बट इमेजिन कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, भटिंडा से भी अब न्यूज आनी शुरू हो गई कि भटिंडा के अंदर भी ऐसी कुछ एक जगह देखा जा रहा है। ये मतलब इनका तो चलो समझ में आता है, अरफा खानम जैसी महिलाएं क्या कर रही है, मुझे ये देखिए, रो रहा है बंदा लखनऊ में, फोटो लेकर रो रहा है। अरफा खानम बहुत तेज है,
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो खुद सुन्नी मुसलमान है, और वो क्या कर रही है, पिछले पैसे उसकी फंडिंग वगैरह सब सुन्नी देशों से है। और अब ये क्या कर रही है, मुसलमान के नाम पे, चूंकि पता है कि अरफा पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि यहाँ के जो मुसलमान उनको बेवकूफ बनाना है, वो क्या कर रही है कि हिंदू मेजोरिटोरियन इस तरह कोई शब्द करती है ना कि भाई मुसलमान, तो मुसलमान एक हो, हम शिया सुन्नी एक हैं, ये कह रही है वो। शिया सुन्नी अगर एक होते तो 8-8 10-10 देश आपस में भीड़ नहीं होते इस रमजान के पाक महीने में। वो तो अपनी मार्केटिंग करेगी, वो तो पैसे कमाएगी इससे, वो क्राउड फंडिंग वगैरह करेगी। इसलिए आपको वो राणा अयूब या फिर आफा खानम, इन सब की चिंता नहीं करनी है, इन पैसा ही इनका देवता है। ये आज काले कपड़े पहनेंगी, कल चंदा करेगी, परसों उसी अमेरिका में नजर आएंगी जिसका ये गाली देके ये चंदा वसूलेंगी। आप इनको जानते नहीं, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ये घूमते फिरते चलते हैं। इनमें से एक को भी बोल दिए कि जाके ईरान में जाओ और वहां थोड़ा ईरान की तरफ से कुछ लड़ाई वगैरह करो, अगर इतना प्यार उमड़ रहा है कोई नहीं जाएगा। इन लोगों ने इस्लाम के नाम पे एक धंधा, एक दुकान खोल रखी है और वही काम ये कर रहे हैं। इनको क्या मतलब कि भारत में कुछ मुसलमान मर जाए, कुछ पाकिस्तान में मर जाए, इनके सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि एक हफ्ते के अंदर ये आरफा, ये राणा, ये सब अमेरिका में नजर आएंगे, हो सकता है इजराइल भी घूमने जाए। और कई तस्वीरें हैं, आपको देखिए किन देशों में घूम रही है और किन कपड़ों में घूम रही है। जब ये बुरखा वाला यहां आंदोलन हुआ था, तो बुरखा आंदोलन में जो कलेक्शन हुआ, उसके बाद ये वेस्टर्न कपड़ों में यूरोपियन नेशन में नजर आई और यहां कह रही थी कि बुरका पहनने की आजादी चाहिए। ये हाल है इन लोगों का जी। मैंने कहा इनकी थोड़ी सुंदर सी पिक्चर दिखा दूं, क्योंकि आपने इनकी तारीफ में इतने पुल बांधे हैं। तो अरफा खानम, बिल्कुल। राना अयूब, ये सारा गैंग, अभी इसका आपको क्या लगता है, भारत के मुसलमानों पे बहुत गहरा, मतलब ये बवाल करने तो नहीं उतर पड़ेंगे, बवाल काटने? नहीं नहीं, इनके कहने से नहीं उतरते भारत के मुसलमान। ये क्या करते हैं, अपने वेस्टर्न मास्टर्स को कैटर करते हैं। इनको पता है कि अंग्रेजी लेटर पटर अच्छा लिखते हैं और फिर वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब इनके आर्टिकल वगैरह छपते रहते हैं। ये वहां से चंदा लेने के लिए इस तरह की बात लिखते हैं। इनको गल्फ कंट्री से कुछ चंदा मिल जाता है, कुछ अमेरिकन में जो डीप स्टेट्स हैं उनसे कुछ उठा लेते हैं। इनको यहाँ के मुसलमानों से मतलब नहीं, इनकी अंग्रेजी तो यहाँ के मुसलमान बहुत ज्यादा समझते भी नहीं। हाँ, इनका वो बाजार है, इनका वो बाजार है। अब आपको बताइए कि जो 85% पसमानदा मुसलमान हैं, उनसे जाके पूछे कि राणा अयूब का नाम सुना है या आरफर खानम का, वो नहीं बता सकेगा, मैक्सिमम नहीं बता सकेगा। ये उनके लिए काम ही नहीं करते। हाँ, उनका नाम लेके ये पैसे कमाते, ठीक उसी तरह जैसे कुछ साल पहले तक हमारे यहां गरीबों की तस्वीर दिखा दिखा के एनजीओ चंदा वसूलते थे वेस्ट से। पता है ना कि एक स्लम डॉग मिलेनियर बना दिया और बताया कि वो हमारे यहाँ बहुत गटर है, गंदगी है, और फिर वो पता चला कि उसने पता नहीं कौन कौन सा प्राइज ले लिया। ये गोरों के ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। गोरों को क्या पसंद है कि भारत सांप सपेरों का देश है, जो वो बताएगा उसको कहते हैं हाँ इसको पैसा दो, ये ठीक है। भारत बहुत गंदगी है, कोलाहल है, ये इस पे सिनेमा बनाइए, तुरंत अवार्ड मिल जाएगा। आप एक पिक्चर बना दिए कि भारत बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है और सिलिकॉन वैली, कोई नहीं पूछेगा वेस्ट में। उनका अपना एक ईगो है और उसको ये कैटर करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये जाके कहते हैं भारत में मुसलमानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सड़कों पर एकदम मारकाट मची है, तब वो इनको चंदा मिलता है। अगर कह देंगे कि भारत सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी है दुनिया का, भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी है दुनिया का, भारत सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने वाला सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनको कौन पैसा देगा फिर? नहीं, पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हो गई ना कि इनको पैसा मिलता है यूएस से। अब यूएस के अगेंस्ट में नहीं, बोल आज के डेट में ये यूएस के अगेंस्ट में नहीं बोलते। ये खामनेई मारा गया, मुसलमानों मातम मनाओ, बस सिर्फ इतना बोलते हैं। इससे ज्यादा इनको कोई मतलब नहीं है। वो भी तो यूएस के अगेंस्ट में ही हो गया। आप देखिए ना, कर्नाटका के अलीपुर में, जिसको मिनी ईरान कहा जाता है, इंडिया का लार्जेस्ट जी शिया मुस्लिम है वो। 300 साल पुराना है साउथ इंडिया में, और काफी डीप टाइज रहे हैं वहां पर। मातम मनाया जा रहा है आज पूरा का पूरा। हाँ हाँ, वो सब शिया लोग हैं वहां पे। शिया लोगों को
मतलब उनका एक धर्मगुरु चला गया, उनको ये लगता है भले ही इनके लिए कुछ किया हो नहीं। अच्छा बताइए, भारत के शियाओं के लिए आज तक हमने इन्हें क्या किया होगा? नथिंग, कोई पाकिस्तान मतलब में नहीं। पाकिस्तान को पैसे देकर भारत में आग लगाने के अलावा तो मुझे और कुछ याद नहीं है कि उन्होंने कुछ और कुछ नहीं। इनफैक्ट सो मच सो कि आईएमएसी की प्रोजेक्ट को मैं ये अपने हर शो में इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि दुख ना हो बहुत ज्यादा लोगों को, उनको पता चलता रहे कि असलियत क्या है। आईएमएसी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने की जो सबसे बड़ी साजिश थी दैट वाज डन बाय खमीनी। चाबहार को जैसा बिल्कुल। अभी आपने बताया कि वो एक कि भाई दुनिया से जुड़ा रहूं, भारत का वो भारत से थोड़ा सा कनेक्शन करके मैं बाकी देशों को भी अट्रैक्ट कर सकूं और यहाँ पर ला सकूं। तो दैट दैट प्रोसेस या वो उस तरीके के उसको देखकर एक साइड लाइन करके साइड पर रख रहे हैं। इनफैक्ट रिमेम्बर जब तक मोदी जी उड़े नहीं थे इजराइल से तब तक अटैक की अब गूंज भी नहीं आई थी एंड एवरीबडी न्यू कि मोदी जी के निकलते ही वहां अटैक होगा। एवरीबडी न्यू दैट बिकॉज आईएमएसी अच्छा। प्रोजेक्ट को अगर कॉल कर रहे हो तो हम्म। रिपरकशंस होने ही थे। जी अच्छा गायत्री जी एक बात बताइए, जो ये आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब कोई भारतीय मरता है कहीं भी, इन लोगों को कभी सड़कों पर उतरते देखा है? कभी बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हुए हैं उसके खिलाफ कभी इन लोगों को सड़क पे प्रदर्शन करते देखा है? कभी नहीं। नेक्स्ट इंडियंस के साथ कहीं कुछ हो जाए इन लोगों को कोई मतलब नहीं। ईरान का कोई मारा गया तब ये सड़क पे उतरते। इस जहनियत को क्या बोलिएगा आप? अपने देश से प्यार नहीं है, क्या है? अपने देश को बर्बाद करने के लिए जो नेता, मतलब ये भारतीय लोग हैं ना, इंडियन है ना, फॉरगेट अबाउट रिलीजन, कास्ट, क्षेत्रवाद, ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूं। आफ्टर ऑल यू आर इंडियन, आपको यहीं जन्म लेना है, यहीं मरना है, यहीं सुख दुख सब आपका है। जो ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीयों को दुख दे रहा है, जो पहलगाम में आतंकी हमला करवा रहा है, उसके लिए हमास ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर जो कट्टरता फैला रहा है, आप अपने देश के एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, रिसोर्सेज को, उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कोई एक शिया घर में जन्म लिया और आप भी शिया घर में जन्म लिया, इसके अलावा और क्या रिलेशन हो सकता है? जी और आप एक चीज आपकी तरक्की तो भारत की तरक्की में है ना, पर ये समझाए कौन इनको? और एक चीज और हुई है रिसेंटली पंकज जी क्योंकि आप भी मीडिया में हैं, आप बहुत पैनी नजर बना कर रखते हैं। अगर आप देखें इंडियन गवर्नमेंट जनवरी से कह रही है लीव ईरान, बिल्कुल लीव ईरान, बिल्कुल। लीव ईरान, और जैसे ही मोदी जी निकले उसी वक्त इमीडिएटली रेड अलर्ट आ गया था, इमीडिएटली लीव ईरान नो मैटर व्हाट। अब ये स्टूडेंट्स, मैं इनकी शक्लें दिखाना चाहूंगी, इन मनहूसों की, इन नमक के हरामों की, क्योंकि इन लोगों को चाहिए स्टेट का पैसा। आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट। आपको चाहिए कि आपको आए इंडियन गवर्नमेंट आपके घर से उठाए, रूफटॉप से उठाए और आपके घर पर लाकर ड्रॉप करे, रेड कारपेट बिछाकर, 5 स्टार होटल का खाना में फ्लाइट्स के। क्यों भाई एहसान कर दिया ईरान जाके? गए क्यों थे? किसी ने कहा था ईरान जाके पढ़ने के लिए? और कौन सा पीएचडी और ये साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंसेस पढ़ा रहा था ईरान? ये सबके सब वहां रेडिकलाइज होने जाते हैं, आधे से ज्यादा। मैं सबकी बात नहीं करूं पर आधे से ज्यादा बिल्कुल रेडिकलाइज होने जाते हैं पंकज जी। उसके बाद तब ये वीडियो बना बनाकर हमें बचा लीजिए, हमें उठा लीजिए। अरे उठा के सीधे वही चले जाओ ना जहां बहत्तर ओरे मिलती है। every I mean every fishy time, I'm sorry to you, I will not use the wrong word, बट हर बार की ये कहानी है कि इंडियन गवर्नमेंट जब एडवाइजरी दे रही है, रेड अलर्ट आ गया है, तो तुम सालों को निकलने में दिक्कत क्या होती है? या फिर जब तक बैठे रहोगे जब तक तुम्हें घर से उठा के ना निकाल के ले जाए? क्यों भाई, क्यों निकाले? एहसान किया है यहाँ पर भी आकर। ने, इफ यू रिमेम्बर पंकज जी, लास्ट टाइम एक आई रियली लॉस्ट माय कूल ऑन दिस, और मैं जनरली ट्विटर पे बहुत कम एक्टिव होती हूँ, पहली बार मैंने लिखा है एहसान किया तुम लोगों ने सरकार पे। क्यों गए थे पढ़ने के लिए? किसी ने बोला था वहां पढ़ने जाओ? कौन सा साइंस टेक्नोलॉजी वहां पढ़ रहे हो? एवरी टाइम दे क्रिएट अ डिप्लोमेटिक प्रेशर और अ ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ अ थिंग कि इनको इंडियन गवर्नमेंट। और पिछली बार अगर आपको याद होगा ईरान या टर्की किसी का मामला था, जब मैटर हुआ था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार दिया गया था क्योंकि दिल्ली इज नियरेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट। उसके बाद इन नमक हरामों ने, इन जाहिलों ने, ठीक है, इन्होंने वीडियो क्या बनाई कि हमें यहाँ पे आके उतार दिया, हमें घर तक नहीं पहुंचाया। क्यों? तेरे बाप का पैसा है तो तेरे को घर तक पहुंचा के आएंगे? हु द हेल आर यू? इनको कितना भी दे दो, इनका पेट ही नहीं भरता है। दैट इज द काइंड ऑफ नमक हराम वी हैव इन आवर कंट्री। और ये सारी की सारी एक बिल्कुल। ही कौम, जिसका मजाक, जिसको बोलते हैं ना, नो नो टेररिज्म हैज नो रिलीजन। यस, टेररिज्म हैज अ रिलीजन एंड एवरीबॉडी नोज दैट। जी ये इसलिए उस वक्त नहीं निकलते कि उस वक्त निकलेंगे तो अपना भाड़ा खर्च होगा, अपना खाना खर्च होगा, अपने घर के पैसे जाएंगे। इनको पता है कि भारत सरकार झक मार के फ्री में सारी फैसिलिटीज के साथ इन्हें पहुंचाएगी। ये मक्कार लोग हैं।
और इनकी शक्ल देख के, इनकी आवाज देख के कोई समझ सकता है कि ये कौन है। ये इतने मक्कार हैं कि इनको लगता है कि ये जन्म ले लिए, अब सारा कुछ इनको मिलना चाहिए। हां, ये भारत के लिए कुछ ना करे, भारत इनके लिए सब कुछ करे। ये इस तरह नाशुक्रे लोग हैं। आज के डेट में इसमें लेडीज ज्यादा जल्दी वीडियो बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तरस कम आएगा तो लेडीज को आगे करके कर रहे हैं। क्यों भाई? मेरे को दिस इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू द मोदी गवर्नमेंट, प्लीज डोंट वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी। वैसे भी ये तो टैक्स भरते नहीं है, टैक्स आप और हम जैसे लोग भरते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, अभी अभी इजराइल की तरफ से बयान आया है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट एर्दोगान है। टर्की इज नेक्स्ट ईरान, ये इजराइल की तरफ से आया है। तो हम तो देखिए इंडियन सबसे सुखी हैं, मैच चल रहा है, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, हमें बस सिर्फ टिकट कटा के देखना है बस, और इन सब चीजों में मत पड़ना है। एर्डोगन पे कहां से आ गया ये अचानक से? हम तो अभी ईरान पे भी नहीं निपटे थे, ये एर्डोगन की तरफ कहां मुड़ गए? इसलिए कहते हैं कि इजराइल जो है अपना टारगेट बहुत पहले फिक्स करता है। उसने कहा है कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है, टर्की इज नेक्स्ट ईरान, और आवर नेक्स्ट टारगेट इज एर्दोगन। एर्दोगन ने वैसे भी बहुत तंग किया इजराइल को। हाँ, तो अभी देखते जाइए। जी, अभी तो बहुत कुछ होने जा रहा है। अभी तक एर्दोगन इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वो नाटो के मेंबर थे, इसीलिए नाटो को डिसमेंटल कर रहा था ट्रंप। वो एक अलग कहानी है, हम उसके बारे में एक अलग से डिस्कशन करेंगे, इस टर्की के बारे में कि ये अभी इसका प्लेसमेंट कहां है। ये नाटो का मेंबरशिप लेके ये सुन्नी इस्लामिक फ्रंट बना रहा है ना, देखते जाइए अभी। हाँ, वही है कि मैं तो टर्की मेंबर हूं, तो मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। और उनको ये नहीं पता है कि पूरा का पूरा डीप स्टेट दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय इजरायली ज्यूज। बिल्कुल, यहूदी लॉबी तो ऐसे भी बहुत स्ट्रांग है, और ट्रंप को जिताने के पीछे अच्छी खासी ताकत लगाई थी इन लोगों ने। वैसे पूरे उन्होंने दिए थे, फाइनेंसेस पूरा उन्हीं लोगों का था, राइट? तो अभी मजा आएगा, अभी देखते जाइए। तो आपको क्या लग रहा है, ये वॉर बढ़ने वाली है मिडिल ईस्ट में? ये मिडिल ईस्ट में अभी तो ईरान का तख्ता पलट होगा, इसको स्टेबल होने में जितना समय लग जाए। और यूक्रेन वाला को छोड़ दिया है अमेरिका ने कि वो अपना समझो एक दिन अपने ही थक के वो सरेंडर कर देगा रशिया के सामने, बहुत ज्यादा अब रिसोर्सेज उसमें लगाने वाला है नहीं। अब जो नया फ्रंट खुलेगा वो देखिए मिडिल ईस्ट में खुलेगा, और अगर कह रहा है इजराइल की टर्की या एर्दोगन, तो एर्दोगन की पोजीशनिंग हमें समझनी होगी कि वो मिडिल ईस्ट में कर क्या रहा है। वो सऊदी पाकिस्तान के साथ मिलके जो फ्रंट बना रहा था कि एक के पास परमाणु बम है, हमारे पास जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, और सऊदी के पास पैसा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इजराइल उस चीज को नहीं देख रहा होगा या अमेरिका नहीं देख रहा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। फिलहाल तो अभी जो खबर यह है कि ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है तेहरान पे, जो सैटेलाइट पिक्चर्स आ रहे हैं वो कॉर्पोरेट बम्बिंग हो रही है वहां पे। तेहरान खाली करने के लिए कह दिया गया है कि तेहरान में कोई मत रहो, ये ईरान ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि तेहरान में मत रहो। तो लगभग ये लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि ठीक है बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक चलेगी। एक बार तेहरान इनके कब्जे में आ गया तो बाकी इजराइल को ये संभाल लेंगे, फिट पुट होती रहेगी किसी न किसी प्रोविंस में। टर्की को संभाल लेंगे, सॉरी नॉट हाँ, अभी देखते रहिए, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा। उनके लिए कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, टर्की उनके लिए बहुत आसान है। वैसे भी एर्दोगन खमीनी के लिए थोड़ा ज्यादा था, लोगों के अंदर मवाद ज्यादा थी, गुस्सा ज्यादा था। नहीं, एक और एंगल है गायत्री जी, एक और एंगल है। देखिए अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है, यूरोप क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान जो है ना वो साइप्रस, ग्रीस, इन सब के क्रिश्चियनों को बहुत परेशान कर रहा है, और अजरबैजान है वो टर्की का एलाई है। और ट्रंप की ये घोषित नीति है, ये यहूदी और क्रिश्चियंस मिलके वो जान रहे हैं कि वो सारा क्रिश्चियन कंट्रीज को ये परेशान कर रहा है, एर्दोगन या यहूदी या इजराइल को कर ही रहा था। तो वो एंगल है, और इसलिए वो साइप्रस, ग्रीस, इंडिया और इजराइल ये सब मिलके जो हेक्सागोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका भी एक एंगल है। बहुत कहानी है इंटरेस्टिंग, टर्की पे हम अलग से करेंगे कभी।
Thank you so much, Pankaj ji, for joining the meltdown of Khamenei's death. भारत में हो रहा है, भारत से क्या लेना देना मुझे नहीं पता, और ज्यादा ही आपको बेचैनी हो रही है मैं जो कश्मीर में, बैंगलोर में, कर्नाटका में, लखनऊ में हो रहा है। भैया हम टिकट करा के दे देंगे, बस वापस लौट के मत आना। ईरान जाओ, लड़ो, खूब लड़ो, खूब मारो, इजरायलीज को मारो या अमेरिकन को मारो, जाइए, ट्रेन भर भर कर जाइए, फ्लाइट्स भर भर कर जाइए। वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की जरूरत नहीं है। सरकार से ये विनती है, प्लीज डोंट वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी। बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं और बड़ी बड़ी दिल को काट कर अपने खून पसीने की कमाई से लोग टैक्स देते हैं, तो प्लीज इन्हें वापस लाने की जरूरत नहीं है। ये टाइम से क्यों नहीं निकले, इनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, या भारत की गलती नहीं है, न लीडरशिप की गलती है। तो इन्हें रवाना कर देना चाहिए, तो वहां जाकर लड़े। उनकी तरफ से इतना ही ज्यादा दुख हो रहा है, भारत में काहे को बैठे हुए हो, राइट? सो जाने से पहले फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि हमारा क्यूआर कोड राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है, दी ऑल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए है। आप इस पे स्कैन करेंगे तो क्या thealternatmedia.com पे पहुंच सकते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हमने दिए हुए हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को, किसी स्कॉलर को, रिसर्चर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, they can just directly contact me. It's a special privilege only for the students because I understand student वाले टाइम पे हमें बहुत डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है, स्पेशली द फाइनेंशियल वंस। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से और आप मुझे कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।